त्रिपाठी श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विधुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कसुवै चतुर्भिः मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपैः समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकैः च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहविश्यहोत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधविदारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। दोस्तों, आज के विशिष्ट अंक में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोगों ने आज जो वर्तमान अवसर है, स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ हम सभी मना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप स्वतंत्रता जो हमें मिली है उसका आनंद अक्षुण बना रहे। सदैव इसी कामना के साथ हम आप सभी प्रयासरत रहें और दिन प्रतिदिन अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करें। आज़ादी को जीने में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तभी इसकी अक्षुण्णता कायम रहेगी। अतः यह आवश्यक है कि हम सब एकत्र होकर विचार करें, अपना भूत जो हम लोगों ने जिया है, तत्पश्चात चर्चा करने के बाद वर्तमान में उसमें जहाँ भी हमें कमी दिखे तदनुरूप आवश्यक कदम उठाते हुए हम वर्तमान अपना शुरू करें और अपना जो भविष्य है मजबूती से उसको अग्रसर। इस आयोजन का यही ध्येय, यही लक्ष्य है। तो दोस्तों, चर्चा की इस कड़ी में हम जब आज़ादी की चर्चा करते हैं तो आवश्यक है हम सब आज़ादी की लड़ाई में तो नहीं थे, किंतु अपने जीवन का ढेर सारा जो समय है हम लोगों ने, हम आप सभी ने आज़ाद भारत में बिताया है। तो दोस्तों, जिस पथ पे हम चले हैं उसका क्या परिणाम है, उसमें क्या कमी है, क्या और हम कर सकते हैं, उसका पुनरावलोकन करने का आज का ये दिन है। अपने भूत से हम सीख लेकर के वर्तमान में अपना जो कदम है वो सही दिशा की ओर अग्रसर करें। यही भूत का जो है रोल होता है। तो आज का दिन और ये गोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमने जो 77 वर्ष
व्यतीत किए हैं। वर्तमान जिस दौर में जहाँ खड़े हैं, जिस ओर प्रगति के रास्ते पर हमें बढ़ना है, उसके लिए जो भी आवश्यक कदम है हम सब उठा सकें, इसी कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम बृहद रूप से पूरे देश, यानी जो देश की राजधानी है, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर, छोटी छोटी सभाएं, हर जगह उनका आयोजन किया जाता है। ताकि समग्र जो विकास है उसके सभी पहलुओं की चर्चा हो सके। विभिन्न गोष्ठियों में, विभिन्न जो स्तर है उसके सभी स्तर पे जो बात निकल के आए हम उसको जीवन में अपनाएं और जीने के लिए आगे अपने आप को संकल्पबद्ध करें और आगे को उसी हिसाब से अपना पथ जो है निर्धारित करें। चर्चा की इस कड़ी में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा जो ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें लोकसभा, विधानसभा, उससे नीचे आते हैं जिला स्तर पे, फिर जिला स्तर पे जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, ग्राम्य स्तर पे भी एक समिति बनती है, उसमें भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और जो भी योजना है वो केंद्र के स्तर से, यानी जो सभी प्रदेश हैं, और जो प्रदेश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो मिल करके एक मुखिया बनाते हैं, जो कि केंद्र के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो केंद्र सरकार क्या करती है कि समस्त चीज़ों का जो भी उसके पास इनपुट पहुंचते हैं उस पर आवश्यक कदम लेते हुए सभी नीचे की कमेटी से जो भी सुझाव आते हैं उसकी रोशनी में बैठक करके कार्यक्रम को बनाती है। तत्पश्चात वो प्रदेश यानी अलग अलग राज्यों में योजना जो है लागू करने के लिए जो राज्य स्तर पे जो समितियां बनती हैं, विधानसभा वहाँ जाता है, फिर वहाँ से अलग अलग जिलों में ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं को जो है भेजती है। तत्पश्चात जिला स्तर से हमारा आता है ब्लॉक में, ब्लॉक का जो मुखिया होता है बीडीओ होता है, और जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है ब्लॉक का वो ब्लॉक प्रमुख होता है। दोस्तों, ब्लॉक प्रमुख का जो चयन है वो डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं तो वो जो है ब्लॉक कमेटी का गठन करके और उसका एक प्रमुख नियुक्त करते हैं, जिसके सेक्रेटरी के रूप में एक तरह से कहिए बीडीओ जो है वो काम करते हैं। यानी दोनों बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख दोनों मिल करके जो भी सरकार की योजना आती है उसको ग्राम्य स्तर पे अपना उसका देखरेख करते हैं। ग्राम्य स्तर पर भी प्रधान चुने जाते हैं और उनके जो है उनका एक प्रतिनिधि मंडल वो उसमें भी चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें हम वोट करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। ये जो पूरा सिस्टम है ये काम करता है किसके लिए? जो भी इस देश में रहते हैं सभी के लिए ये सिस्टम जो है काम करता है। जो भी योजना बनती है वो प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान में रखते हुए
कि इसकी क्या आवश्यकता है, योजना सरकार बनाती है और उसको निचले स्तर पे उसका एग्जीक्यूशन होता है। ये तो हो गया सिस्टम का एक पक्ष। सब योजना किसके लिए होती है? जो वोटर है, यानी जो नागरिक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कार्य करते हैं। ऐसे ही एक तो प्रशासनिक हो गया, तो वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, और पठन पाठन अध्ययन के लिए, स्वास्थ्य के लिए सब अलग अलग विभाग उसमें बनाए हुए हैं, सबके अलग अलग मंत्री होते हैं, और उसके माध्यम से हमारी स्वास्थ्य योजना, शिक्षा की योजना, जल विद्युत, ये सब जो अलग अलग विभाग के मंत्री अपना सारे जो सरकारी विभाग हैं उनको ये आदेश देते हैं और सब मिल करके अपना कार्य करते हैं। ये हो गया हमारा लोकतंत्र का एक ढांचा। ये ढांचा सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि जिसके लिए काम कर रहा है वो भी इस स्थिति में हो कि कार्यक्रम का देखरेख सही ढंग से अपने स्तर से कर सके, ताकि ये जो वर्ग है, जो प्रशासनिक वर्ग है, कई बार होता है क्या, जो प्रशासनिक वर्ग है उसके ऊपर कई तरह के दबाव होते हैं, तो उनमें उलझा हुआ वो जो योजना पहुंचाता है, ये योजना सही ढंग से हमारे आप तक नहीं पहुंच पाती, उसमें ढेर सारी कमियां खामियां हो जाती हैं, जो कि ढांचागत है, काफी दिन से है, स्वाभाविक है। आजादी के प्रारंभिक वर्षों में जब आजादी मिली, देश की जो सभी संस्थाएं थीं अस्तित्व में नहीं थीं, काफी लंबा गुलामी का काल था। उस कालखंड को झेलते हुए हम पहले चाहे जो भी रहे हों, किंतु बाद में हमारा जो दौर था वो काफी संघर्ष का था। शिक्षा भी कम थी, किंतु आज जब हम अमृत काल मना रहे हैं दोस्तों, यानी अमृत काल का ये हम लोग का पहला महोत्सव है, जो तब की परिस्थितियां थी, देश जब आजाद हुआ 1947, और आज 77 वर्षों के बाद की जो स्थितियां हैं, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। जो 47 का समय था, उसमें जो गांव की स्थिति थी दोस्तों, 8 पास और या मैट्रिक पास अगर कोई हो गया तो उसको लोग बहुत पढ़ा लिखा, किंतु आज ऐसा नहीं है। आज यदि आप किसी भी गांव में चले जाएं, चाहे वो कितना भी पिछड़ा अंचल क्यों ना हो, आपको, मैं सही किसी उस पर तो नहीं कह रहा हूं डाटाबेस पे, लेकिन लगभग प्रत्येक घर में मास्टर डिग्री होल्डर कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा, और ढेर सारे घर ऐसे भी मिलेंगे जहां पर ढेर सारे जो है डिग्री होल्डर बेरोजगार पड़े हुए आपको मिलेंगे। आज की स्थिति वर्तमान समय की 77 वर्षों बाद ये है। आप कहीं भी जाएंगे
जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो बहुत जबरदस्त है। सरकार लगातार प्रयासरत है, किंतु तमाम प्रयास के बावजूद भी आज तक जो हमारा सिस्टम है उस तरह से विकसित नहीं कर पाया कि कोई भी हम में से आप में से या किसी को भी XYZ आप ले लें, इस स्थिति में दोस्तों आज तक नहीं है कि वो स्वतः एक फॉर्म भरे और ये कहे कि महोदय मैं इस मानक के हिसाब से अब मुझे सरकारी तंत्र की सहायता के लिए मैं पात्र नहीं हूँ। वो चाहे कोई भी योजना, छोटी से छोटी योजना, उसके लिए भी जिनके पास जो संपन्न है, नौकरी भी है, सब कुछ है, कई सारे लोग सरकारी जॉब में हैं, किंतु वो जितनी भी सुविधा है, यदि वो आरक्षण में आते हैं तो आरक्षण के लिए भी लाइन में लगे रहते हैं, क्योंकि वो साधन संपन्न है। तो जाहिर सी बात है उनकी क्षमता भी अधिक होती है, अतः वो और ज़्यादा तीव्र गति से, एक तरह से अगर स्पष्ट रूप से हम बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि संसाधनों का गलत ढंग से उपयोग करने के उसमें भी वो जरा सा भी संकोच नहीं करते। और सिस्टम में जो मजबूत है वही लाइन में है। जिनको सही में जरूरत है वो दिन प्रतिदिन अपने आप को सिस्टम से दूर और दूर ही पाते चले जा रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। सरकारी योजनाएं ला रही है, तमाम जन कल्याणकारी योजना ला रही है, इसमें भी कोई दोहरा नहीं है। कुछ अगर बड़ी योजनाओं का हम उल्लेख करें, सरकार का आवास, शौचालय, आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख तक का बीमा है, कई सारी योजनाएं हैं जिससे कि जन जन को लाभ उसका मिला है, लाभान्वित हुआ है। स्थिति भी यदि हम विगत कुछ वर्षों से करें उसकी तुलना, तो सरकार का प्रयास दिखता है। और सरकार सिस्टम से जोड़ने में, सिस्टम की कमी को समझने में हर संभव प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज का जो भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले की प्राचीर से था, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी का आह्वान किया और कुछ शब्दों में अपनी बात उन्होंने कही कि रीति और भीति दोनों को ही बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, जब आप एक लंबा पीरियड चल लेते हैं तो जो आपकी कमियां हैं वो भी स्पष्ट उसमें उजागर होती हैं, जो खामियां हैं वो दिखने लगती हैं। किंतु जब आप धृतराष्ट्र की तरह आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं, हमारा तो यही गाइडलाइन है, हम इसी पे चलेंगे दोस्तों, तो उसको कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता, न ही वो देश हित में है। अतः एक मुखिया होने के नाते जो प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है वो बिल्कुल स्पष्ट है और उन्होंने प्राचीर से आज घोषणा की, लाल किले की प्राचीर से, कि आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि हम रीति और भीति, यानी यदि कहीं आपको कमी महसूस हो रही है तो आप उसका अवलोकन करें। दोस्तों, सिस्टम कोई भी है, उसके जितने भी पार्ट हैं, यदि सब फंक्शनल नहीं है
तो वो सिस्टम जो है उसकी कमजोरी का कोई ना कोई फायदा उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे जितना भी नियम बना लें, किंतु यदि सबकी भागीदारी, सबकी निष्ठा यदि उस सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम में कमियां तो आएंगी, क्योंकि जो लोग सिस्टम से जुड़े हैं वो सिस्टम का फायदा उठाएंगे। वर्तमान समय में ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। वैसे भी लोकतंत्र का कोई भी महोत्सव, आप एक छोटा सा चुनाव भी देखें, यदि उसमें पुलिस बल नहीं, अब तो छोटे छोटे चुनाव में भी सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स आ जाएगी गांव-गांव में। दोस्तों, इसका मतलब है कि कमी है। हमें समझना पड़ेगा कि आज हम कोई भी जो उत्सव है, कहते हैं कि जनता का उत्सव है, किंतु जब हम 77 वर्ष पूरे कर चुके हैं तो इन 77 वर्षों का अगर हम अंतराल देखें क्रमशः हर आयोजन में फोर्स की भूमिका हमें स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिखेगी। इसका मतलब है, ये स्पष्ट रूप से कहता है सिस्टम में खामियां और उसका दुरुपयोग। क्योंकि फोर्स लगता कब है? जब दुरुपयोग होगा, वो चाहे जो भी हमारे राजनीतिक दल हो। यदि किसी भी महोत्सव में बिना फोर्स के आप उसको नहीं मना सकते, तो दोस्तों कमी तो स्पष्ट रूप से है। आज का दिन मंथन का दिन है कि हम अपना पिछला जो भी हिसाब है उस पर दृष्टि डालें और आगे हमें कैसे चलना है, कौन सा हम कदम उठाएं कि हम सिस्टम में जो तमाम कमियां आ चुकी हैं वो धीरे धीरे बाहर और हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर सके। इसके लिए मंथन और मंथन के पश्चात जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है उस पर एक कार्य योजना और फिर उस पर क्रियान्वयन, ये बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय स्तर पे बड़े पैमाने पे मंथन चल रहा है, किंतु जो सिस्टम है हमारे आपके लिए बना है। सिस्टम की तमाम व्यवस्था हो सकती है, किंतु हमें भी तो अपना ही और अपनी नीति रीति भीति और नियत इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है। अब हम अनपढ़ भी नहीं हैं। हर परिवार में जो पुरुष वर्ग है वो भी शिक्षित है, जो महिला वर्ग है वो भी शिक्षित है। कुछ एक को अभी भी छोड़ दिया है तो लगभग में काफी बड़ा जो क्षेत्र है हमारा वो शिक्षित है, वो सिस्टम की समझ है और तमाम जो कमियां हैं उसको भी वो समझता है। किंतु फिर भी
यदि अपने आप को सिस्टम से अलग समझता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मंथन आवश्यक है। जब तक आप अपना व्यक्तिगत, क्योंकि देश ठीक है, देश बहुत बड़ा है, हमारी आबादी काफ़ी आज हम विशाल उसमें आते हैं, अरबों की आबादी है। ऐसे में हो सकता है कि जो तंत्र सबके लिए काम कर रहा है उसे समझने में काफ़ी दिक्कत हो, किंतु जो देश है दोस्तों, देश, तंत्र, पार्टी, ये सबसे नहीं बनता है। देश बनता है परिवार से। जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। समाज बनता है परिवार से। सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद उनके नज़दीकी, ये सब मिलके क्या होता है? परिवार हो जाता है। फिर जब व्यक्ति अपने परिवार को समझ लेता है तो परिवार के दिशा निर्देशन में वो धीरे धीरे उससे आगे निकलता है। तो ये समझता है कि ये हमारा जो एरिया है गाँव है। फिर ऐसे ही आसपास के गांव, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? वो एक ब्लॉक हो जाता है। कई ब्लॉकों को मिला के एक तहसील बन जाता है। कई सारी तहसील को मिला करके क्या हो गया? जिला हो गया। कई जिलों को जब मिला लेते हैं तो क्या होता है? एक हमारा कई जिलों को मिला के एक प्रदेश बन जाता है। सभी जिलों के जो निवासी हैं वो एक प्रदेश के होते हैं। जैसे मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ वो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसमें जो भी जिले हैं उनकी एक निश्चित सीमा है। उस सीमा में जितने भी जिले हैं वो सब उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे ही ढेर सारे जिलों को मिला करके प्रदेश बन जाता है। तो प्रदेश की जो सीमा है वो और बड़ी हो जाती है। फिर कई प्रदेशों को मिला करके जो सीमा बनती है उसका क्या नाम दिया गया? देश। तो यदि एक व्यक्ति देश से जब देखेगा नीचे तो हो सकता है वो सही ढंग से एक परिवार का आकलन न कर पाए। देश हो गया, फिर देश की एक राजधानी हो गई। राजधानी में ही वो हमारी जो केंद्र सरकार है वो उसका अपना ऑफिस है। तो केंद्र सरकार हो सकता है उसके समझने में ढेर सारी दीवार आ जाए, क्योंकि हम सबसे निचले पायदान पे हैं और वो एकदम टॉप पे है। ठीक है। आज़ादी के समय केंद्र सरकार जो भी योजना बनाती थी पहुंच जाती थी, आबादी कम थी। आज योजना ज़्यादा हो गई, बजट भी ज़्यादा हो गई है, आबादी भी कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में यदि परिवार मतलब 4-5 जो भी होंगे इतने सदस्य, तो परिवार यदि अपना आवाज करना शुरू कर दे कि भाई हमें कैसे अपनी योजना बनानी है, हमारे अंदर क्या गुण है, तो ये बहुत सहज होगा। जैसे ही आप अपने को इकाई समझ करके योजना बनाना शुरू कर देंगे दोस्तों, तो आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी। तो क्या होगा? जो सबसे निचली इकाई है वो ताकतवर होगी
तो जब वो ताकतवर हो गई तो ये जो सिस्टम चल के आपके पास गया है उसका परिणाम क्या होगा कि सिस्टम के जो लोग हैं वो आपका इस्तेमाल अपने ढंग से नहीं कर पाएंगे। जैसे दृष्टांत में समझाने के लिए सिर्फ दे रहा हूं, इसका कोई वो नहीं है। मान लीजिए आपका परिवार बहुत सशक्त है, आपके पास सशक्त है लेकिन आवश्यकता तो बनी ही रहती है। कोई योजना पहुंची और उससे संबंधित व्यक्ति पहुंचा, तो पहले जो योजना थी वो बिल्कुल जनप्रतिनिधियों के ही उसमें था, उन्हीं के खाते में पैसा आता था और फिर वो अपने ढंग से अपना सब कर लेते थे, इतना छानबीन भी नहीं था। किंतु आज डिजिटल जमाना है, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बहुत तीव्र प्रगति इस दिशा में किया है, जिससे जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पहले से काफी बेहतर हो गया है। हम फर्क बता रहे हैं, पहले क्या था अब क्या है। आज की तारीख में हम आप सभी खाते से जुड़े हुए हैं, योजना आती है हमारे आपके खाते में आती है। सरकार तो निश्चिंत है क्योंकि अब एक क्लिक पे पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में गया। किंतु पैसा तो पहुंच गया, अब जो सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो आप तक पहुंचता है, क्योंकि सरकार जो है वो आपके रिपोर्ट को नहीं मानती है। एक उनका बंदा जाएगा, वो जो रिपोर्ट लगाएगा, फिर उसी आधार पर सरकार जो है आपका अगला बजट, आपकी पात्रता ये सब देखती है। यानी सिस्टम का कोई व्यक्ति उसमें ईमान हो गया। बस यहीं से फिर योजना जो है अपने लक्ष्य से भटक जाती है, क्योंकि जब वो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, सरकार आपके प्रति बिल्कुल अपने इरादे से पक्की है, उसने योजना दिया है, बजट दिया है, तो सरकार की इच्छा तो साफ है, आपका घर बने। बिल्कुल उसमें कोई संशय रखने का जरूरत नहीं। किंतु जब उसका कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसकी निष्ठा और सरकार की निष्ठा दोनों एक हो। यहीं से भ्रष्टाचार पनपता है। ऐसे में दोस्तों, जिस तरह से वो तंत्र है, उसका अपना संगठन है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसका एक ढांचा है और उसमें सबका संरक्षण है। जो व्यक्ति जाएगा, आपका जो रिपोर्ट लगाएगा, वही धीरे से ऊपर हो जाएगी। आप चाहे लाख कहें कि आप चल के देखिए, नहीं कोई आने वाला नहीं है, रिपोर्ट उसी की। अब यहीं पे आपका रोल आ जाता है। आज बहुत आवश्यक है कि समाज का अपना संगठन विकसित हो, ताकि तंत्र उसके हिसाब से चले, न कि तंत्र के हिसाब से व्यक्ति चले। दोस्तों, जब तक इस बुनियादी फर्क को हम आप सही ढंग से समझकर क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक हम आप चाहे लाख सरकारी योजना बना लें, किंतु
100% उसका परिणाम कभी भी प्राप्त नहीं। यही वजह है सरकार तमाम तरीकों को अपनाने के बावजूद सरकार स्पष्ट रूप से तीव्र विकास में अग्रसर है। सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से विकास की है, प्रत्येक व्यक्ति के हित और आय वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। किंतु जिसके लिए सरकार कर रही है, यदि वो सो रहा है, ऐसे में योजना का लाभ न मिलना, उस तक न पहुंचना या पहुंच के भी न पहुंचना, ये तमाम स्थितियां बन सकती हैं। अतः श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन, जिसका ध्येय अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभः। इस भावना के साथ हमारी ये इच्छा है कि हम प्रत्येक परिवार का जो देख रेख है, जो उसका शिक्षण प्रशिक्षण है, हम इस तरह कर पाए बतौर संगठन के उस पे, जिसमें जो हमारा सामाजिक तंत्र है, जो आज बिखराव के एकदम अंतिम पायदान पे खड़ा है दोस्तों, और जब तक वो संगठित नहीं होगा, जब तक वो संगठित होकर के खड़ा नहीं होगा, तब तक ये विकास की जो सीढ़ी है कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। अतः ये आवश्यक है कि आप मतलब हम सभी परिवारों की उसमें बात कर रहे हैं, और चाहे मेरा परिवार हो, आपका हो, अपनी योजना अपने स्तर पे अपने गुणों के हिसाब से आप भी बनाएं, और जो एक अपना आपका समाज है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो हमारा अपना संगठन है, हम जिस गांव से आते हैं, लगभग में उनके अंदर जो कौशल है वो दबा पड़ा हुआ है, और उनका जो ध्यान है अपने आप पे न होकर दूसरे से वो अपेक्षा रखते हैं। सरकार ये कर दे, सरकार वो कर दे, सरकार राशन दे दे, बिजली दे दे, फ्री दे दे, निःशुल्क शिक्षा दे दे, इस तरह की उम्मीद पे एक जीने का भाव चला आ रहा है बहुत ही से। किंतु जब हम आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में प्रवेश कर चुके हैं, तो दोस्तों ये बहुत आवश्यक है कि हम जो अपनेपन का एहसास है, जिसे हमने खो दिया है, उसे हम हासिल करें, और अपना गौरव अपने हाथ से। इस सिद्धांत पे चलते हुए जब हम आप सब एकत्र होकर एक साथ प्रयास करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, खोया हुआ सम्मान, बिना किसी उसके प्राप्त करने में समर्थ हुए। तो आज हम अपने सभी सदस्यों से, हमारे जो भी वॉलंटियर्स हैं, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, हम सभी से
एक आग्रह करते हैं, आप अपने को समझें और आपके अपने परिवार में जो कौशल है उसको परखें, उसका विकास करें और तदनुरूप अपनी योजना स्वयं आप भी बनाएं। तो दोस्तों, जब ये कार्यक्रम आप शुरू करेंगे तो सही मायने में हम आप जो ये आज़ादी है ना उसके हकदार बन पाएंगे। और एक कविता हम आपको सुनाते ही हैं, मानव का सर्वोच्च धर्म यह बने उच्चतर सुंदर और बनाए निज संतति को अधिक मनोज्ञ महत्तर। यूं क्रम से बढ़ते बढ़ते नर कभी स्वर्ग छू लेगा, फिर सचमुच नई सद घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। इसी संदेश के साथ, इसी सुंदर उद्घोष के साथ कि हम आप सभी का जो श्रेष्ठ धर्म है उस पे चलें, अपने धर्म का पालन करें, अपने गुणों को सजोएं, संवारें और उनका भरपूर उपयोग करें। किसी वृत्ति में न उलझें, अपने गुण स्वभाव को विकसित करें और गुण स्वभाव से हमारे जो कर्म बनता है उसको करें, उसको आचरण में उतारें। उससे हमारा भी विकास होगा, हमारे गुणों का भी विकास होगा और जो समाज में उससे उसका असर होगा दोस्तों, निसंदेह जो कविता का भाव है उससे कई गुना अधिक होगा। उसमें जब आप स्वधर्म में आ जाएंगे और अपने अनुशासन में चलेंगे, जो ईश का अनुशासन, फिर सचमुच नैषद घर घर में प्रिय ईश्वर खेलेगा। यानी हमारा जो ईश्वर है उसकी जो इच्छा है, उसके जो गुण है, उसको समझ करके जब हम विकास करते हैं तो हम उसके अनुशासन हो जाते हैं। तो वहां पे फिर किसी बाह्य उसका कोई जगह नहीं रहता है। जो हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे ना कि सिस्टम में ये व्याप्त हो जाता है, वो व्याप्त हो जाता है, तमाम तरह के लोग हैं, तो वो चीज़ें हट जाती हैं। तो जो सिस्टम में लगे हुए लोग हैं वो भी एक तरह से मजबूर हो जाते हैं कि वो अपना जो निजी हित है उसको छोड़ करके वो भी अपने धर्म में आचरण करें और अपना विकास करें। इसी को भगवान ने गीता में कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति सा अर्जुन। दोस्तों, हमारा जो जन्म है, आज हम उधर तो जानना नहीं चाहते क्योंकि आज का जो अंक है ये विशिष्ट अंक है और हम उन्हीं बिंदुओं पे अपने को केंद्रित करना चाहते हैं और उन्हीं तथ्यों और तर्कों पे हम बात करना चाहते हैं जो कि स्पष्ट रूप से हम आप फिर बैठक करके उस पर अगला कदम बढ़ा सकें। किंतु कदम बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने स्वरूप को भी पहचानें। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं हमारा जो स्वरूप है, जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं य वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन।
हम जब भगवती की आराधना करते हैं, कहते हैं दिव्यां परां सुधवलारण चक्रताप्तां मूलादिबिंदु परिपूर्ण कलात्मरूपां स्थित्यात्मिकां सरधनु श्रीनिपासहस्तां श्रीचक्रतां परिणतां सततं नमामि। दोस्तों, ये जो हमारा पुर है, इसमें भगवती त्रिपुर सुंदरी जो 3 अहम उसको लेके समाविष्ट हुई है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यही मूल है। जब तक आप इच्छा और अपने अंदर ज्ञान के हिसाब से क्रिया करके उससे संबंधित कर्म नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक ये तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः आज का मेरा यही उद्घोष है कि आपका कर्म क्या है उसको पहचानें। पहचानने के बाद उस पे जब आप आरूढ़ होंगे तो निसंदेह आप वो जो श्रेष्ठ फल है जिसके आप नैसर्गिक रूप से उत्तराधिकारी हैं, उसे पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्य। क्यों? जो दिव्य शक्ति है, जो हमसे परे है, उसकी कृपा से, उसकी इच्छा से और जिस ज्ञान को देखने की इच्छा से वो दिव्य शक्ति समाविष्ट हुई कण कण में, और ज्ञान हो गया तो ज्ञान से संबंधित क्रिया भी हो गई। इसीलिए भगवान ने कहा जन्म कर्म च मे दिव्य। इस तत्व को आप समझें। तत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि जैसे आप बाकी चीजों के लिए प्रयास करते हैं दोस्तों, वैसे ही आपका एक रूप, एक अहम रूप, ये शक्ति है जिससे आप संचालित होते हैं। आप अपने हिसाब से आचरण या चलने के लिए संसार में नहीं आए हैं। आपकी उत्पत्ति उस शक्ति की कृपा और शक्ति की इच्छा और जिस ज्ञान से वो आपको परिपूर्ण करके देखना चाहता है अपना रूप, वो भी दिव्य इच्छा है, उस दिव्य शक्ति की इच्छा है। तो जब हर जगह दिव्यता है तो फिर ये सब जो भी अन्यत्र आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो दिव्य है, जो आपके अंदर समाविष्ट है, आप उसको भूल करके, आप उसको अपने से अलग करके अपना अलग स्वरूप देखना चाहते हैं। जब तक आप इस भ्रम में रहेंगे दोस्तों, तब तक आप कभी भी अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में समर्थ नहीं। तो एक भगवान का ये श्लोक जब ये समझ लेते हैं तो भगवान आगे कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमा ते संग अस्तु कर्मणि। यानी जब आप जान लेते हैं कि हमारा जन्म कर्म सब दिव्य है, क्योंकि हम उस दिव्य पराशक्ति के अंश हैं, और वो पराशक्ति अपने आप को जिस इच्छा ज्ञान क्रिया से संपन्न होकर के अपना रूप देखना चाहती है, उस हिसाब से इस पुर को बनाया है। यानी आप विशिष्ट हैं। यदि आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अपने आप को उससे अलग करते हैं। यही मूल बिंदु है। तो हम चाहते हैं आप समस्त चीजों को समझते हुए अपना सही कर्म पर ध्यान दें। बाकी आपके जो भी प्रश्न हैं, जैसे ही आप कर्म आप अपना परिष्कृत करेंगे,
फिर एक बार आपको बता दें, कर्म क्या है? जो हमसे पराशक्ति की इच्छा है, जिस रूप में देखने की, जिस ज्ञान के साथ देखने की, जिस दर्शन के साथ देखने की, उससे संबंधित क्रिया को समझ करके आप कर्म करें, क्योंकि इसके अलावा आपके कुछ बस में है भी नहीं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, न फल की चिंता है, फल के तो आप नैसर्गिक अधिकारी हैं, और इच्छा ज्ञान क्रिया से आप ऑलरेडी संपन्न हैं। किंतु जब आप सृष्टि में आते हैं तो एक आवरण पड़ जाता है, तो उस आवरण को हटाना है, अपने मूल रूप में आना है। बाकी सब जब स्वधर्म निरत हो जाते हैं तो वहां पे जो तंत्र है वो अपना प्रभाव आप पे नहीं डाल पाता है, क्योंकि आप उससे नहीं बढ़ते हैं। तो तंत्र फिर मजबूर होकर के वो आपको समझता है, क्योंकि तंत्र बना ही आपके लिए है। तो तंत्र आपको समझेगा, न कि आप तंत्र को समझेंगे। यदि आप तंत्र को समझ रहे, इसका मतलब है कि आप जो कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप आज़ादी के इस जो विशिष्ट कार्यक्रम है हमारा गोष्ठी का, उसका मूल उद्देश्य समझकर अपना आवश्यक जो भी कदम बनता है उस ओर आगे बढ़ेंगे, और वो जो विद्यमान विद्या है जो आपके उसमें संचित है उसे समझें, जानें, तदनुसार आचरण करें और कर्म करें। जो उसके मुताबिक कर्म बनता है वो कर्म करें। तो जब आप करते हैं इच्छा ज्ञान क्रिया, तो उससे जो आभा मंडल बनता है वो ईश का शासन होता है। बनाने के कृत्रिम संविधान की फिर वहाँ आवश्यकता नहीं आती, और वही है जो कि आपको दैहिक दैविक सभी भौतिक तापों से जो है मुक्त करके और आनंद की अनुभूति कराते हुए अपने परम पद में, यानी जिसके आप अंश हैं, उस तक आपको पहुँचाता है, और आप उसका भव्य स्वरूप का आनंद लेते हुए जन्म कर्म चुनौती इस स्थिति को प्राप्त करते हैं और बिना किसी उसके अपने कर्म में लग जाते हैं। कुछ और चिंता न करके सिर्फ कर्म। तो दोस्तों, इसी अनुरोध के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और फिर से एक बार आप सभी को इस 77वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पे बधाई देते हैं, और ये आशा करते हैं कि आप बात को समझते हुए उसे वहीं नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि कार्यक्रम जो है फिर अर्थहीन हो जाता है। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम चल रहा है न तालियों के लिए चल रहा है, न मान के लिए, न सम्मान। हमारा जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, हम उसमें जीते हैं, वही मेरा आचरण है, वही मेरा धर्म है। अतः हम ये आपसे उम्मीद करते हैं आप अपने धर्म में इसको समझते हुए और तदनुसार उन सारी जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको आप प्राप्त करें, तदनुसार उसको अपने आचरण व्यवहार में लाएं और उचित कर्म करते हुए विकास के पथ पर अग्रसर। इसी के साथ फिर से आप सभी की मंगल कामना एवं आप नियत उसमें तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ें, आपकी हमारी सबकी आज़ादी अक्षुण्ण बनी रहे। इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं इस सिस्टम में आप भी सक्रिय होंगे और अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। इसी के साथ नमस्कार।